नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एग्जिट पोल ने एक्चुअल में लोगों का तापमान बढ़ा दिया है। मैं पिछले कई सालों में देख रहा हूं, इतना कंफ्यूजन वाला एग्जिट पोल कभी नहीं आया। लोग परेशान है, इसका देखें, उसका देखें, उसका देखें या इसका देखें। बड़े बड़े नामी गिरामी एग्जिट पोल जिनके सर्वे ठीक निकले भी हैं पहले, या जिन्होंने माफी भी मांगी है गलत निकलने पे, वो अलग अलग सुर आलाप रहे हैं, अलग अलग राग हैं। कौन सही है कौन गलत है कहना ही मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश में बवाल काट दिया। कमलनाथ ने वीडियो जारी किया कि एग्जिट पोल जानबूझ के कराए गए हैं, बेईमानी की साजिश है। किसी को समझ नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है और क्या वाकई में कोई प्लानिंग है, कोई खेल है। भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा निशाना साधना चाहती है, कोई बड़ा टारगेट फिक्स है, या कुछ वास्तव में ऐसा खेल खेलना चाह रही है जो मुझे और आपको समझ नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि एक्चुअल में पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे आपको लग जाए कि अगर वही नतीजा है कि हाँ, ये तो एग्जिट पोल में भी आया था। और कांग्रेस को डर है कि ये माहौल बना के, एग्जिट पोल बना के बड़े पैमाने पर बेईमानी की जाएगी और फिर कह दिया जाएगा कि ये एग्जिट पोल तो ऐसे ही आया था। इस डर से डरे हुए हैं नेता, और ये डर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दिख रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं भी गया था, कई जिलों में घूमा था मैंने, बाकी लोग भी दिखे थे, वहां सीधी नाराजगी दिख रही थी। और कुछ बड़े चैनल ने तो 150 सीटें दे दी बीजेपी को, जो कोई सोच नहीं सकता था। तो क्या है खेल, क्या वास्तव में इतना हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि महिलाओं ने बहुत वोट डाला है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में। लेकिन महिलाओं के वोट के शिवराज के पक्ष में ही गए। जिन लोगों को लाडली बहना का योजना का लाभ नहीं मिला, ऐसी भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, फिर वो कहां चली गई? बहुत 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 सवाल हैं, लेकिन जवाब खोजे नहीं मिल रहा। एक शख्स है जो जवाब दे सकते हैं, एक पत्रकार हैं देश में जिनके पास जवाब होता है। इतने बेहतरीन, इतने अनुभवी, दर्जनों किताबें लिख चुके और टीवी दुनिया का बहुत जाना माना नाम, जिन्होंने देश के तमाम राजनेताओं को, तमाम बड़ी बड़ी राजनीति को समझा है, उसको सुलझाया है। समझ गए ना आप? लेके चलता हूं आपको अभय दुबे जी के पास और सारे सवालों का जवाब उनसे ही पूछता हूं। अभय जी, स्वागत है आपका। देश की जनता, देश का जनमानस, मुझे नहीं लगता पहले कि सालों से कभी इतने कंफ्यूजन में रहा हो। समझ ही नहीं आ रहा हो कि एग्जिट पोल है या कंफ्यूजन पोल है। हर जगह भ्रम की स्थिति, हर जगह बड़ा उठापटक। जिस मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सब मान रहे थे यहाँ कांग्रेस प्रचंड बहुमत हासिल कर रही है, वहां पे पता चला कि भाजपा की आंधी चल रही है कुछ पोल के मुताबिक। किसको सही माने, किसको गलत माने? क्या वास्तव में मध्य प्रदेश भाजपा जीत सकती है, या जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया, इस एग्जिट पोल के जरिए कुछ लंबा खेल, लंबी प्लानिंग है? देखिए, अगर कोई साजिश है तो हम लोगों के पास ऐसा कोई औजार नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो हम जांच पड़ताल करके साजिश का भंडा फोड़ कर सकें। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है भाजपा को, जिस चैनल ने और जिस सर्वे एजेंसी ने 150 से 160 सीटें दी हैं मध्य प्रदेश में, उस तर्क की परीक्षा हम लोग कर सकते हैं। वो तर्क ये है, वो तर्क दो किस्म का तर्क है। एक तर्क खुल के दिया जा रहा है और एक तर्क पीठ पीछे दिया जा रहा है। जो खुल के दिया जा रहा है वो तर्क ये है कि भाजपा को शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना के कारण बहुत बड़े पैमाने पर स्त्रियों ने बहुत दबा के वोट किया है, जिसके लिए उनके वोट इतने बढ़ गए हैं। एक तर्क ये दिया जा रहा है। जो तर्क पीठ पीछे दिया जा रहा है, क्योंकि उसको सामने दिया नहीं आ सकता, वो ये है कि भाजपा आला कमान ने शुरू में शिवराज सिंह को लड़ाई से बाहर रखा, उनको चुनावी मुहिम की बागडोर नहीं दी। धीरे धीरे भाजपा आला कमान को लगने लगा कि ये वो गलती कर रहे हैं, इसलिए बाद में चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में शिवराज सिंह को वापस लाया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में शिवराज सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, यानी जन विरोधी भावनाएं जो थी शिवराज सिंह की सरकार के खिलाफ, उनकी उपेक्षा के कारण वो उनके प्रति हमदर्दी की लहर में बदल गई। अब ये तर्क यहां बनता है, हमदर्दी की लहर तो केवल स्त्रियों में नहीं चली होगी, उनके खिलाफ उनके पक्ष में हमदर्दी की लहर तो पुरुषों में भी चली होगी। तो इस तरह उन्हें पुरुषों के भी वोट मिले, उन्हें स्त्रियों के भी वोट मिले, और लाडली बहन योजना ने इसमें सुगंध का काम किया और सुंदर छौंक का काम किया, और बड़े पैमाने पर जो लड़ाई भाजपा हार रही थी, वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी न केवल जीत गई बल्कि वो 2/3 बहुमत पे पहुंच गई। ये पूरी तर्क योजना ये है। अब एक और बहुत बड़े देश के पोलस्टर हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर।
जिन्होंने अपने सर्वेक्षण में कांग्रेस को बहुमत दिया है। उनका मानना है कि कांग्रेस आगे है, 3% वोटों से कांग्रेस भाजपा से आगे है और उसे आराम से 120-25 तक सीटें मिल जाएंगी। उन्होंने 137 तक भी सीटें दी हैं कि अगर ज्यादा उनका यशवंत देशमुख का मॉडल क्या है उसको जानने की जरूरत है। उनका मॉडल ये है कि हर चुनाव में कुछ कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फैसला होता है। तो उन्होंने खास तौर से उन सीटों की जांच की और पता लगाया कि इसमें कौन सी सीट किस पार्टी की तरफ झुक रही है। फिर वो ये भी बताते हैं अपने सर्वे में कि अगर ये ज्यादा सीटें इस पार्टी की तरफ झुक गई, जिस पार्टी की कितनी सीटें हो जाएंगी, या इसके उधर चली गई ज्यादा सीटें तो कितनी हो जाएंगी। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि उनका जो सर्वेक्षण का तरीका है एग्जिट पोल का, वो काफी वैज्ञानिक है, मतलब तर्कपूर्ण है, बात ठीक से समझ में आती है। यशवंत देशमुख ने पूरे जो ट्रैकर चलाया पूरे चुनाव का 6 महीने से, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। कार्यकर्ता कांग्रेस के उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में था, ये सामने से दिखता है। साथ में वो ये भी कहते रहे कि शिवराज सिंह चौहान कोई अलोकप्रिय नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान से जाती तौर पर लोगों की नाराजगी है। फिर साथ में वो ये भी कहते थे कि सरकार के प्रति एक तरह का फटीग, थकान, एक तरह का उबाऊपन है और लोग उसको बदलना चाहते हैं। ये बात आपको ध्यान होगा कि मैंने 4 PM के मंच पे एक एबीपी के संवाददाता ने जो मोहल्ले में लोगों से बातचीत की थी, जो गैर राजनीतिक लोग थे, उनका मैंने जिक्र किया था। उसमें जितनी स्त्रियों से बात की थी सभी स्त्रियां कह रही थी कि भाई हमको तो उन्होंने बहन बनाया ही नहीं। मतलब हमको बहन बनाते तो हमको भी बनाते बहन। तो जो लाडली बहन योजना है, अगर हमारे एक मित्र ने आज बहुत अच्छा, उन मित्र को आप भी जानते हैं, एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया और वो उन्होंने कहा कि भाई 5.5 करोड़ वोटर हैं। 5.5 करोड़ वोटरों का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया जाए कि इसमें 2.25 करोड़ स्त्रियां हैं, उन 2.25 करोड़ स्त्रियों में करीब 40-45% जो स्त्रियां हैं उनको लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है और बाकी स्त्रियां उनको लाभ न मिलने की वजह से नाखुश हैं। सही बात है, उनको लाभों से वंचित किया गया है। दूसरी उन्होंने बात ये कही कि लाडली बहन योजना को ज्यादा जोर देने की बजाय के कारण दूसरी बहुत सी योजनाएं थी, उनमें वहां से पैसा निकालकर इसमें डाला गया है। जैसे विधवा पेंशन में से पैसा निकाल के इसमें डाला गया है। हाँ। और भी कई जो कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की चलाई हुई थी, उन योजना लाडली बहन योजना पे इतना फोकस दिया गया कि उन योजनाओं से पैसा निकाल के इसमें डाला गया, तो वो लोग भी नाराज हैं। तो लाडली बहन योजना न केवल शिवराज सिंह चौहान के लिए समर्थन ला रही है, लेकिन साथ साथ में अपनी प्रतिक्रिया में समाज के विभिन्न तबकों की महिलाओं के बीच में उनके खिलाफ एक नाराजगी भी पैदा कर रही है। तो केवल लाडली बहन योजना के आधार पर यह कहना कि उनको इतना ज्यादा वोट मिलेगा कि उनको 2/3 बहुमत दे दिया जाए। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा कि उस चैनल के संपादक और दूसरे वरिष्ठ संपादक बैठे हुए जो पोस्टर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। वीडियो को पता नहीं क्यों लीक किया गया, कैसे लीक किया गया, वो उनकी आपसी तीनों की बातचीत है, जिसमें कह रहे हैं कि भाई आप ये जो दिखा रहे हैं तो चलेगा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या पता है, हमारे पास डेटा ही इस तरह का आया है। तो मैं ये मानता हूं कि या तो जब कभी इस तरह का एग्जिट पोल एक तरफा दिखाया जाता है, या तो वो सही निकलता है या वो पूरी तरीके से गलत निकलेगा। अब प्रश्न ये, अगर सही निकलता है तो हम सब लोग उनका लोहा मानेंगे, उनके सिर पे ताज जाएगा और बाकी लोगों की प्रतिष्ठा में काफी डेंट लगेगा। और अगर गलत निकलता है तो फिर ये पता लगाना जरूरी हो जाता है, अगर हम लोग सेफोलॉजी की, चुनाव शास्त्र की कुछ रक्षा करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल उसकी साख को बिल्कुल रसातल में नहीं जाने देना चाहते, तो ये पता लगाना जरूरी होगा कि इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित एजेंसी ने इसके ज्यादातर पोल सही निकलते रहे हैं अभी तक, उसने ये काम क्यों किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये काम उन्होंने क्यों किया। अब इस काम को करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं, अगर हम मान के चलते हैं कि उनका गलत निकलेगा। एक कारण तो ये हो सकता है कि उनके जो लोग थे, ये उनके जो कार्यकर्ता थे, जो बूथ के सामने खड़े होकर मतदाता से पूछ रहे थे कि आपने किसको वोट दिया, उन्होंने काफी अक्षमता और लापरवाही का प्रदर्शन किया और उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, कोई जांच पड़ताल नहीं की गई, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुतों का
इंटरव्यू लिए ही नहीं और सब ये मेज पे बैठ के ये आंकड़े बना दिए गए। एक बिल्कुल तो सही। उसका कारण ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल। सभी संस्थाओं में इस प्रकार की गलतियां होती हैं। मैं बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं को जानता हूं जिन्होंने समय समय पर इस तरह की गलतियां की हैं। बाद में वो सबक सीखते हैं, फिर अपना मॉनिटरिंग का और वो सब जांच पड़ताल का और देख रेख का जो मैकेनिज्म है उसको सुधारते हैं। दूसरा तो मतलब वही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, कहीं कुछ किसी को विशेष रूप से तरफदारी करने के लिए ये सब किया गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा विश्वास कम होता है। उसका ये कारण अभय ये है जी, कि ये जो पोल है ना, ये पोल, इसकी उम्र तो दो या ढाई दिन है केवल। हाँ, दो हाँ। ढाई दिन बाद तो इसकी और वोट पड़ने के बाद हुआ है ये, तो वोट पड़ने में तो इसका कोई योगदान हो नहीं सकता है। तो ये क्यों किया गया, इससे क्या फायदा है? तो ये बात तुरंत जो आप हम हमारा आपका जो एक तार्किक मस्तिष्क है, उसमें बात ये फिट नहीं बैठती। एक पहलू सट्टेबाजी वाला पहलू है कि वो भी बहुत भी, हाँ, बड़ा बड़े पैमाने वो भी पे बढ़ता है। हाँ, कुछ बैटिंग बिल्कुल, वैटिंग हुई है कहीं, उस बैटिंग मेरे को वाले है मसले को। सूचना ये। जी, मुझे जी। बताया किसी ये ने, सब ये है सूचना। हाँ, अगर अगर उनका सही निकलता है तो उनको हम सब लोग प्रणाम करेंगे और उनकी प्रतिष्ठा जो है जितनी है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये सही नहीं निकलता है, इसका पूरा अंदेशा है सही नहीं निकलने का, तब फिर हमें इन तमाम पहलुओं के ऊपर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्त्रियों के वोट वाला पहलू है और लाडली बहन योजना वाला पहलू है, वो पहलू तो तर्क की कसौटी पे नहीं कसता। अगर वो ये कहते हैं कि भाई करारी टक्कर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और भाजपा थोड़े से वोटों से आगे निकल जाएगी, भाजपा को 116 बहुमत के लिए सीटें चाहिए, उसको 120 सीटें मिल जाएंगी, 118 सीटें मिल जाएंगी, मतलब इस तरह की अगर वो बात करते तो वो बात समझ में आ सकती थी उनकी। और बिल्कुल। किसी भी पिछले 6 महीने से मैं लगातार इस तरह के तमाम ओपिनियन पोलों में बैठ रहा हूँ, चर्चाएं कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मेरे कुछ नहीं कुछ तो 100 मित्र होंगे कम से कम, जिनसे लगातार दिन रात बातचीत भी होती रहती है। आपके भी मित्र होंगे, मध्य प्रदेश कौन सी दूर है, आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लोग तो सब एक से ही होते हैं, कोई फर्क तो होता नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति कभी नहीं देखी गई कि भाजपा के पक्ष में कोई आंधी चल रही है वहां पे। दूसरे मैं अभय जी, मैं जी, खुद मध्य प्रदेश रहा, 10-12 दिन रहा। हाँ, बड़ी कॉमन सी बात मैं आपको बताऊं जो कम से कम 10 गांवों में मैंने सुनी और एक ही लाइन सुनी। गांव वालों ने कहा कि भांजी का तो इंतजाम कर दिया, जीजा का इंतजाम क्या किया? जीजा तो बेरोजगार बैठा है। और ये एक लाइन कम से कम मैंने 10 गांव में सुनी। इसका मतलब ये कॉमन लाइन चल रही थी, इसकी हवा चल रही थी, भाई आपने भांजियों का इंतजाम कर दिया, मैं मेरी बहनों का इंतजाम कर दिया, लेकिन जीजा के खाते में क्या आया? जो मध्यम वर्गीय था वो उसके नाराजगी थी कि हमारा टैक्स का पैसा काट के इन लाडली बहनों को दे दिया गया। हाँ जो बिल्कुल। पक्ष आप जो मध्य वर्ग की बात की, मैं कहना भूल गया था, ये उनके हाँ, अंदर भी नाराजगी है मध्य वर्ग में। हाँ, तो तो ये अब जब ये कहना कि केवल जो लोग प्रसन्न हैं उनसे वोटों का फायदा होगा, जो लोग नाराज हैं उनसे वोटों का नुकसान नहीं होगा, ये बात गले नहीं उतरती है। लेकिन अभय जी, आज कांग्रेस के वहां के चुनाव प्रभारी मेरे साथ थे, लाइव इंटरव्यू में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एग्जिट पोल खरीदे गए हैं और खरीदे इसलिए गए हैं क्योंकि वो वहां पे जो काउंटिंग में लोग होंगे उन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किए जा सके। छोटा मोटा अगर गड़बड़ी हो रही हो, 1000-2000 की गड़बड़ी हो रही है, तो प्रेशर हो, सरकार तो बीजेपी की आ रही है। तो ऐसी 8-7 सीटें भी असर होती हैं, हमने देखा है कई बार यहाँ पे 100 वोटों पे, 500 वोटों पे, 1000 वोटों पे हार जीत हो रही होती है, तो वहां कुछ धांधलियां होती हैं, दोनों में प्रश्न, लड़ाइयां होती हैं, तनाव होता है। बीजेपी का एक वीडियो आज और वायरल हुआ जिसपे ट्रेनिंग के दौरान बीजेपी का एक नेता कह रहा है कि अगर जरा सा भी पीछे सीट मिले तो मत काउंटिंग में बवंडर काट दे रहा। ये दोनों चीजें आई हैं, तो उनका कहना है बीजेपी का, कमलनाथ ने का भी एक ट्वीट हुआ है, कमलनाथ ने भी अपने वीडियो में कहा है कि एग्जिट पोल बेईमानी खरीदे गए हैं जिससे प्रशासन को डराया जाए, प्रेशर में लिया जाए। तो आपकी बात सही है कि वोट तो पड़ गए हैं, लेकिन इन एग्जिट पोल को अगर मैनेज किया गया है तो उसका कारण यह भी हो सकता है ना अभय जी कि प्रशासन के ऊपर ये साइकोलॉजिकल दबाव है कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि प्रशासन अगर ये नहीं भी करते तब भी भारतीय जनता पार्टी के मनोवैज्ञानिक दबाव में है। दक्षिण भारत को अगर आप छोड़ दें तो देश में ऐसा, दक्षिण भारत या पंजाब, उत्तर भारत में पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पे भाजपा का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है।
इसके अलावा भाजपा का मनोवैज्ञानिक शायद उड़ीसा में नहीं होगा उनके दबाव, आंध्र प्रदेश में भी नहीं होगा, लेकिन बाकी सब जगहों पर प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होता है। बहुत बारीक अंतर से जहां पर सीटों का जीत हार हो रही है, उन सीटों को तो ये लोग पूरी तरह प्रबंधित कर सकते हैं कि वो अंततः उनकी घोषणा जो है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है हर चीज का, पूरे चुनाव का, वो उसी के पक्ष में करे। और ये भाजपा ही नहीं, दूसरे प्रभावशाली और दबंग नेता अतीत में भी ये करते रहे हैं। और ये चुनाव में होने वाली एक ऐसी धांधली है जिसको मैं मानता हूं ये पिछले 50 साल से 60 साल से हो रही है। बहुत बारीक, जैसे मान लो जहां चुनाव फैसला 2000 वोटों से हो रहा है, जहां फैसला 3000 वोटों से हो रहा है, कहीं कहीं 250, 300, 400 वोटों से फैसला हो रहा है, वहां तो ये बहुत मुश्किल है कि जो सत्तारूढ़ दल है, इसकी सारे देश में सरकार है, 2 बार जो बहुमत ला चुका है, उस पार्टी के खिलाफ वो फैसला चला जाए। तो अगर मध्य प्रदेश में चुनाव फंसा हुआ है, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत जबरदस्त टक्कर है दोनों के बीच में, किसी के पक्ष में पलड़ा तकरीबन बराबर का है जो है, तो उसमें ऐसी बहुत सी सीटें होंगी जो कि बहुत बारीक अंतर से इनका फैसला होगा। तो उनमें देखना होगा हम लोगों को कि वो दरअसल किसके पक्ष में वो सीटें जाती हैं। अगर वो भाजपा के पक्ष में सीटें जाती हुई लगेंगी, तब फिर ये तर्क जो है कि ये इसके जरिए इस एग्जिट पोल के जरिए एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाया गया है, या ताकि प्रशासकों को भी अपने दबाव में लिया जा सके, तब इस तर्क की ज्यादा तस्दीक होगी। अच्छा अभय जी, जो आपकी जानकारी है, जो आपके इतने सारे मित्र हैं, आपकी जानकारी के आधार पे आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या सीन बनने वाला है? मेरा मानना है कि कांग्रेस को वहां पे एज है। कांग्रेस, मेरा मानना है कांग्रेस, आज मुझसे आंकड़ा भी पूछा गया था, तो मैंने जो आंकड़ा दिया, मैंने 125 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी अपनी तरफ से। कितनी 125? 125, यानी बहुमत से 116 में बहुमत होता है। हाँ, काफी 220 की विधानसभा है, 116 में बहुमत होता है। 116, तो यानी आराम से कांग्रेस बहुमत, आराम से कांग्रेस मेरा मानना है कि कांग्रेस को 125 सीटें न्यूनतम मिलनी चाहिए, ज्यादा भी मिल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजस्थान में, राजस्थान में भी चुनाव बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। देखिए एक और खास बात है कि जिस एजेंसी ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हवाले किया, वही एजेंसी राजस्थान में कांग्रेस को जिता रही है। वो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को जिता रही है, वो तेलंगाना में भी कांग्रेस को जिता रही है। सारा खेल मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। ये जो एग्जिट पोल की प्रतिष्ठा जो है वो मध्य प्रदेश में दांव पे लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में या तो बीजेपी की आंधी चल रही है, या फिर बीजेपी का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कुछ जो आंधी हम लोगों को दिखी नहीं, और हम उसको उल्टा समझ रहे थे फिर, तो हम लोग भी अपनी नजर में चश्मा बदलेंगे अपना। बिल्कुल ठीक बात है। अगर प्रदेश में आंधी चलती है तो हम मानेंगे सब पब्लिकली, भाई हम कहेंगे नंबर बदलना पड़ेगा चश्मे का। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब आइए थोड़ा आपसे अनुरोध करूंगा तेलंगाना के बारे में हम लोग चर्चा करें। मैं वहीं पे आ रहा था कि एक राज्य ऐसा है अभय जी, जिस राज्य को लेके सब चौंक गए हैं, वो है तेलंगाना। क्योंकि एक अकेला वो राज्य है जहां पे सबने कांग्रेस को जिता दिया है। क्या है कि ऐसी थी, और कांग्रेस ने इतना जादू किया? सबने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया है सबने कांग्रेस, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हालत में दिखाई पड़ रही है सब लोगों को, और मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन भी बहुत बुरी हालत में दिखाई पड़ रही है। पिछली बार उसने 7 सीटें जीती थी, तब उसका गठजोड़ था टीआरएस के साथ, तब बीआरएस टीआरएस हुआ करता था। मेरा कहना है कि अगर वहां पर कांग्रेस जीतती है, जो कि निश्चित रूप से जीतेगी, मुझे पक्का यकीन है, तो भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। इसलिए नहीं कि कांग्रेस जीत गई है, इसलिए कि जिस चीज को MIM कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन कहते हैं, जो बिहार में तो 35 सीटों पर लड़ती है, लेकिन अपने राज्य में केवल 9 सीटों पर लड़ती है। जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में बहुत सी सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन अपने राज्य में केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है। और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर मामू के खिलाफ, मामू के लिए वोट, मामू कहते हैं चंद्रशेखर राव को, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, मामू के पक्ष में, मामू के लिए जमीन से आवाज आ रही है। इस राजनीतिक हस्ती का पूरी तरीके से पोल खुल जाएगी और वो सफाया हो जाएगा। अपनी औकात से ज्यादा मीडिया में इनको प्रचार मिलता है।
दो भाई हैं, अकबरुद्दीन और असदुद्दीन। अकबरुद्दीन बिल्कुल कट्टरपंथी भाषा बोलते हैं, मुस्लिम लीगी भाषा बोलते हैं बिल्कुल, और असदुद्दीन बिल्कुल संविधान परस्त लिबरल उदारतावाद की भाषा बोलते हैं। दोनों एक ही पार्टी में है, एक ही घर के हैं, एक ही पिता की संतान है। क्या नियोजन पूर्वक प्लानिंग करके दोनों पॉलिटिक्स करते हैं। और सारे देश में आप सोचिए, जो व्यक्ति केवल पुराने हैदराबाद, पुराने शहर का नेता है, उस व्यक्ति के पास इतने संसाधन कहां से आते हैं कि वो सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रांतों में चुनाव लड़ता है, 30-30, 40-40 सीटों के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियां करता है। कितना पैसा खर्च होता होगा। क्या मुस्लिम समाज इतना पैसा दे रहा है उसको? कौन दे रहा है इतना पैसा? कहां से आ रहा है ये पैसा? और ये सवाल उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आज तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। और तेलंगाना का ये चुनाव है, अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस केवल बीआरएस को नहीं हराती है वहां पे। अगर कांग्रेस जीतेगी तो वो एमआईएम को भी हराएगी और भारतीय जनता पार्टी को भी हराएगी, क्योंकि पाले के इस तरफ कांग्रेस है और पाले के दोनों तरफ ये तीनों राजनीतिक शक्तियां हैं। तीनों राजनीतिक शक्तियां हैं, इनमें आपस में समझौता है, और समझौता केवल एक ही लक्ष्य को लेकर था कि कांग्रेस को जीतने नहीं देना है। और कांग्रेस भी खूब जम के लड़ी, यहां तक कि कर्नाटक से डीके शिव कुमार आए तेलंगाना, और उन्होंने काफी चुनावी मुहिम के बीच में उसकी पूरी कमान अपने हाथ में ली। रेवंत रेड्डी नेता है, लेकिन वहां उन्होंने बहुत वो आक्रामक और जबरदस्त और फायर ब्रांड लीडर जिसको बोलते हैं उस तरह के हैं। और जब 2022 में रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था, तो उस वक्त शुरू में उन्हें बहुत दिक्कतें आई थी संगठन की, लेकिन आला कमान लगातार अपना हाथ उनकी पीठ पर रखे रहा। धीरे धीरे करके उन्होंने तेलंगाना के पूरे संगठन को अपने दायरे में लिया, और फिर जम के संगठन को आगे बढ़ाया। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि कांग्रेस तेलंगाना जीतने जा रही है। अच्छा, ये बताइए मुझे आप अभय जी, आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस तेलंगाना जीतती है तो इसका 2024 की राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, तेलंगाना जीतती है और उसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ भी जीतती है, उसके साथ साथ कांग्रेस भी जीतती है, राजस्थान भी जीतती है, और मध्य प्रदेश में अगर ना जीते तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। ऐसा नहीं होगा उसके खिलाफ 2/3 बहुमत भाजपा ले आए। अगर कांग्रेस ये करती है तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस फिर रुकेगी नहीं। फिर 2024 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है रोके नहीं रुकेगा। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी जो उसकी सीटें हैं वो दूनी और 2.5 गुनी तक हो सकती हैं बहुत आराम के साथ में, और वो सारी की सारी भाजपा के खाते से आएंगी। तो जितनी कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी उतनी ही भाजपा की सीटें कम होती चली जाएंगी, उतना ही संकट तो बहुत ज्यादा तो सीटें हैं भी नहीं, 30 सीटें ज्यादा थी। अगर कांग्रेस ने 40 सीटें छीन ली तो मामला गड़बड़ा जाएगा सारा। बिल्कुल नहीं, केवल कांग्रेस ही नहीं सीटें छीनेगी। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी कुछ सीटें छीनेगी। हाँ, बिहार, कर्नाटक, बिहार में सीटें छीनी जाएंगी, महाराष्ट्र में कुछ सीटें छीनेगी। तो इस बार ये बात पता है मोदी को, इसीलिए वो आज जो के चंद्रशेखर राव से जो एक खुफिया समझौता हुआ है उसकी जड़ में यही है। इस तरह का समझौता उनका जगन मोहन रेड्डी से भी है, इस तरह का समझौता उनका नवीन पटनायक से भी है। कम से कम ये 3 क्षेत्रीय नेताओं से इनका समझौता है, इसीलिए इतने आरोप लगे। देखिए, आपको तो पता ही होगा, कांग्रेस भाजपा ने अपने लोग, उसमें कई विधायक भी थे, भेजे थे तेलंगाना, जो उन्होंने एक सर्वे किया उन लोगों ने। उस सर्वे में बार बार उनसे ये सवाल पूछा जिनके पास गए कि आपने कविता को गिरफ्तार आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया, और आपने बंडी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। आज तक भाजपा की तरफ से इन दोनों सवालों का एक भी जवाब नहीं आया है। चाहे मीडिया ने पूछा हो, चाहे जनता ने पूछा हो, चाहे उनके अपने लोगों ने पूछा हो, इस बात पे वो लोग चुप्पी साधे बैठे हुए। मैं तो ये भी मानता हूं कि कांग्रेस ने पहले दौर में, भाजपा ने पहले दौर में चुनाव को डायरेक्ट बनाने की कोशिश की। उसकी मुहिम नॉन स्टार्टर थी। जब उसने देखा कि डायरेक्ट में कांग्रेस नहीं रुकेगी, फिर उसने तितरफा बनाने की कोशिश की, दो तरफा बनाने की कोशिश की कि शायद ट्रायंगुलर में रुक जाए। हर तरह कोशिश की कांग्रेस को जीतने से कैसे रोका जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही शायद दांव भारी पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, देश की राजनीति को इतने सामान्य शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
ये थे अभय दुबे जी और इन्होंने पूरी देश की राजनीति का खाका आपके सामने खींच दिया और बता दिया कि 2024 से पहले तस्वीर कैसे बनने वाली है। नतीजे 3 तारीख को आएंगे, सुबह 8 बजे से 4 PM आपको लगातार लाइव करेगा। सुनिएगा क्योंकि अंदर की खबरें आपको 4 PM में मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।